जय हिंद साथियों, सभी का स्वागत है। और आज हम लोग आपके साथ मिलकर ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर सीटेट की जो ईवीएस की महत्वपूर्ण क्लास है उन सभी को एक एक करके क्रमवार रूप से पढ़ेंगे। और ये सीरीज आप सभी की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप अगर सीटेट पढ़ने जा रहे हैं तो सीटेट को पार करने के लिए एनसीईआरटी सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण होती है। हमारा आपका पूरा फोकस जो होगा पूरी तरह से वो एनसीईआरटी पर होगा। और हम चाहेंगे कि एनसीईआरटी को कितना बढ़िया ढंग से हम लोग पढ़ ले और तैयार कर ले। क्रमवार रूप से हम आपके जो सवाल है, जो प्रश्न है, उनको एक तरफ से पढ़ते चलेंगे। और ये उम्मीद है, ये पूरी कोशिश है, इससे बाहर आपके सामने सवाल नहीं आएंगे। कौन सा क्रियाकलाप अंतः पर्यावरण को हानि पहुंचाता है? जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं बताइए। ये पूरी तरह से एनसीईआरटी की सीरीज एक तरह से हम यूँ कह सकते हैं, ये एनसीईआरटी का निचोड़ है। तो फटाफट अंदाज में जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जवाब जरूर देंगे। निम्नलिखित में कौन सा क्रियाकलाप अंततः पर्यावरण से हानि पहुंचाता है? उच्च स्तर में संगीत, अधिक वृक्ष लगाना, तालाब में कुछ मछलियां डालना, जंगलों की कटाई करना। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट अंदाज में जवाब देंगे। और हो सके तो इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक शेयर जरूर करेंगे। जी हाँ, ये एनसीईआरटी की तरफ से सीटेट पर प्रहार है। यहाँ पर अगर इस प्रश्न की हम बात करें, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? क्रियाकलाप अंतः पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। तो बताइए फटाफट अंदाज में इसमें क्या है जो हानि पहुंचाएगा? सभी लोग बताइए। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी। मैंने अगर हम जंगलों की कटाई करते हैं तो क्या करते हैं? हम किसी न किसी तरह से पर्यावरण की हानि पहुंचाते हैं। मतलब इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो आपका डी हो जाएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं एक और अगले सवाल की तरफ, एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला है प्रश्न आपके सामने, शायद आपको दिख रहा होगा कि पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा का अर्थ है। सभी लोग जवाब जरूर देंगे। पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा का अर्थ है अन्वेषण और संप्रेषण, कौशल का विकास, सीखने के एक संसाधन के रूप में पर्यावरण का उपयोग, शिक्षा में अपने परिवेश के बारे में गहन छानबीन की योग्यता विकसित करना, उपरोक्त सभी। यहाँ पे सवाल का उत्तर है ऑल ऑफ दिस। तो आप बताइए सवाल का आपके हिसाब से प्रश्न क्या होगा? जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रतिदिन अपने क्लास की टाइमिंग नोट कर लें और इसी समय आप लोग डेली लाइव आया करें, अपने सभी प्रश्नों को, सीरीज को पूरा तैयार करें। जी हाँ, अगर हम इस प्रश्न की हम बात करें तो पर्यावरण के माध्यम शिक्षा का अर्थ है अन्वेषण और संप्रेषण कौशल का विकास करना, ये सही है। सीखने के एक संसाधन के रूप में पर्यावरण का उपयोग करना, ये भी आपका सही है। शिक्षा में अपने परिवेश के बारे में गहन छानबीन की योग्यता विकसित करना, अर्थात इस सवाल का जो सबसे सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस डी। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जहां पे अगर परीक्षा में अगर हम सीटेट की बात करें ऑल ऑफ दिस प्रश्न आ जाए तो यकीन मानिएगा कि 80% उपरोक्त जो है सभी सही होता है। ऑल ऑफ दिस जो होते हैं उपरोक्त सभी के सीटेट की अगर हम बात करें, अगर हम पर्यावरण शिक्षण की बात करें तो यहाँ पर आप लोग जानते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं इसके एक और अगले सवाल की तरफ। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में क्या होनी चाहिए? सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। परिभाषाओं और व्याख्याओं को दूर रखना चाहिए, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, बच्चों को केवल निम्नलिखित जानकारी दी जानी चाहिए। 1 और 4, 2 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। यहाँ पे पूरे सीरीज को पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर पेपर के प्रश्नों को पढ़ेंगे और जो ऑनलाइन मोड में सीबीटी मोड में जो पेपर प्रीवियस हो चुके हैं उनकी भी सीरीज हम आपके लिए क्रमवार रूप से जल्दी ही लेकर आएंगे। और उसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है दुर्गेश सर बिना स्पेस के ई-लर्निंग विद दुर्गेश है, उसे ज्वाइन कर लेना है। जहाँ पे आपको सभी क्लास और वीडियो की लिंक आपको मिलती रहेगी, क्लास भी आपको पूरी पूरी मिलती रहेगी। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जवाब जरूर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है। अगर हम 3 की बात करें तो परिभाषा, देखिए पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में क्या क्या होना चाहिए? परिभाषा और व्याख्याओं को दूर रखना चाहिए। ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि जो पर्यावरण है यहाँ पे जो आसपास जो एनसीईआरटी है वो कहता है रटना नहीं है, रटकर आपको नहीं याद करना है, आपको चीजों को सीखना है। इसलिए यहाँ पर यह कथन सकारात्मक है, सही होगा। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना ये भी सही है, मैंने रटने वाली विद्या नहीं है। अब हम लोग को क्या करना होगा? पढ़ना होगा, समझना होगा, मैंने ये भी सही है। फिर कह रहा है कि बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। जी नहीं, बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। यहाँ पर अब इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने जो है वो कहीं ना कहीं घुमावदार है। मैंने बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए, ऐसा नहीं है, उन्हें मौखिक भी पढ़ाना चाहिए। उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे केवल 1 और 2 होगा। 1 और 2 यहाँ पे कोई विकल्प नहीं है। वैसे जिसका सबसे सही होगा 1 और 2, माने ये फर्स्ट और सेकंड इसका सही है, लेकिन ऐसा विकल्प में है नहीं। तो यहाँ पर इस हिसाब से सेकंड और थर्ड हो नहीं सकता। तो यहाँ पर हम इस आधार पे अगर प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो इस आधार पर हम डी को चयन कर सकते हैं। वैसे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा पहला और सेकंड ही होगा, ठीक है। यहाँ पर केवल यहाँ यही सही, लेकिन विकल्प एक आधार पर देखें तो इस प्रश्न का उत्तर आपके हिसाब से डी हो सकता है, क्योंकि हम प्रेजेंट ऑफ माइंड का प्रयोग करेंगे और सीटेट हमेशा प्रेजेंट ऑफ माइंड पर ही बात करता है और हम उसके आधार पर इस सवाल का उत्तर डी यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे विकल्प ये है बच्चों को लिखित जगह दी जानी चाहिए, यहाँ पे ये गलत है, लेकिन यहाँ पे विकल्प में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पे विकल्प 4 भी होना चाहिए था, ऐसा नहीं। इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हम डी लेते, लेकिन इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा फर्स्ट और सेकंड। यह उत्तर आपका कतई सही नहीं है। हम बढ़ते इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। आप लोग
ध्यान से पढ़ते रहिए। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा, आप ऑनलाइन मोड में परीक्षा आपने देखी होगी, चाहे ऑफलाइन होगी, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। जिन्होंने सीबीटी मोड में पेपर दिया होगा उनको भी पूरी तरह से ज्ञात और पता होगा। ऐसे सवाल अगर आपने नहीं पढ़े परीक्षाओं के लिए, फिर अभी भी आप काफी कोसों दूर है अपने सिलेक्शन से। तो बताइए, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, पांडितिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, बच्चों को खोजने की प्रक्रिया में लगाना, व्यवहारिक क्रिया रखाव करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशलों के विकास में सहायक होती। प्रश्न नंबर 4 में से आपको बताइएगा निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा कि बच्चों के आकलन के लिए शब्दावली परिभाषा का बोझ डालना यह आपको नहीं करना है, इसलिए जो गलत है वही आपका सही है। यह किस आधार पर नहीं सही है? यह है आपका एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 मैंने आपको पहले ही बताया है कि एनसीएफ 2005 से आपके परीक्षा में एनसीएफ 2005, आरटी 2009 और नई शिक्षा नीति 2020 से कम आपके 35 से 40 सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए ई लर्निंग विद दुर्गेश अगर आपने नोट्स पढ़ लिए होंगे, अपने पूरा तैयार कर लेंगे, तो ये बातें आप जानते रहिएगा। यहाँ पर आपका ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन गलत जो है वही है। इसलिए जो गलत है वही हमारा आपका सही होगा। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प अगर हम आपके साथ बढ़े तो ए विकल्प को यहाँ पे हम ताला लगाते हैं, ए विकल्प को हम यहाँ पे लॉक करते हैं। अब जरा कमेंट करके बताइए कि आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी क्लास खत्म होने के बाद। एनसीईआरटी की पूरी नोट्स हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम में दोनों ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर उपलब्ध है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जवाब देंगे। कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना, उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बच्चों को तकनीकी शब्दावली परिभाषाओं से परिचित कराना, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। अब प्रश्न नंबर 5 का देखते हैं। सबसे पहले सबसे सही कौन सा जवाब देता है कि प्राथमिक विद्यालय पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? सभी लोग जवाब देंगे। और आपने ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स पढ़े होंगे, एनसीईआरटी की बुक आपने पढ़ी होगी, तो सीटेट आपको पार होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब की बार सीटेट पार। जी हां, यहां पर अगर प्रश्न की बात करें, अगर इस प्रश्न के विकल्प की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या होगा कि विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। आप कहेंगे सर ये कहां पे लिखा है? यह आपका, मैंने अभी जस्ट आपको बताया, यह आपके एनसीईएफ 2005 में, यह कहां पे है? एनसीईएफ 2005 में कहा गया साफ साफ कि विद्यालय में बच्चे के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे अगर आप बता रहे हैं कि बच्चों को अगर हम कहीं ना कहीं भोजन पढ़ा रहे हैं, तो भोजन पढ़ाने के लिए बच्चे के अनुभव को बाहरी दुनिया जोड़ना। आप कहेंगे बेटा ये बताओ कौन कौन खाना खा के आए? बच्चे कुछ कहेंगे सर मैं खा के आया, कुछ कहेंगे सर टिफिन ले हैं। अच्छा, जो टिफिन लाए हैं और कुछ खाना खा के आ रहे हैं, अच्छा क्या खाया था बेटा? कोई कहेगा सर मैं रोटी सब्जी खाया था, कोई कहेगा दाल चावल खाया था। तो इस तरह बच्चे अपने जवाब देंगे। कोई कहेगा सर ब्रेड खा के आए थे, कोई कहेगा सर चाय रोटी खा के आए थे। कहेंगे जो हम खाकर आए थे इससे क्या मिलती है? हमें ऊर्जा मिलती है, और जिससे हमें ऊर्जा मिलती है उसके लिए हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं। उस खाना को ही हम भोजन कहते हैं। मतलब जो बच्चा भोजन नहीं जानता था, हम उसके ज्ञान से, उसके अनुभव से हमने बाहरी दुनिया को जोड़कर और हमने पढ़ाना शुरू किया। तो यहां पर हमने ये देखा, हमने पढ़ा, इस हिसाब से सवाल का उत्तर बी होगा। सीटेट को पास करना आसान है, लेकिन उसके शब्दों को ध्यान देना जरूरी है। अपने बच्चों को सूचना देना, बच्चों को सूचना नहीं देना। एनसीईआरटी 2005 का इसलिए गलत हो गया। शब्दावली परिभाषा को परिचित कराना, ये भी नहीं है। तकनीकी शब्दों का मतलब यहां पर हमेशा याद रखना है, बच्चों को रटाना नहीं है, बच्चों को डांटना नहीं है, बच्चों को मारना नहीं है, बच्चों को सिखाना है। और हम बच्चों को सिखाने पर अगर फोकस करते हैं, अगर आपके मन में यह बात समझ में आ गई, आपको अगर ये बातें समझ में आ गई, तो सीटेट पार होने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। हम इसी के साथ अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही है? सवाल समझ में आ रहे हैं? उसकी व्याख्या बहुत जरूरी है। सीटेट प्रश्न पढ़ने से ज्यादा उसकी व्याख्या समझनी जरूरी है, इसलिए मैं बार बार आपको फोकस करके व्याख्या देने का प्रयास कर रहा हूं। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं आपके साथ। अगला सवाल आपके सामने है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियां और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जवाब उन सभी साथियों को देना है जो इस प्रश्न को ऑनलाइन रूप में पढ़ रहे हैं। सभी लोग फटाफट अंदाज में जवाब देंगे। कक्षा की विविधता की पूर्ति, भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, पाठों को आनंददायक बनाना। प्रश्न नंबर 6 के जवाब देने हैं। देखिए, कह रहा कि प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? कक्षा की विविधता की पूर्ति करना, भाषिक कौशल को बढ़ावा देना,
यहाँ पे हम एकदम स्पष्ट रूप से हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, पाठों को आनंदमय बनाना। यहाँ पर कह रहा है कविता पर्यावरण से पर्यावरण, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यहां पर देखा जाए तो चारों विकल्प सही लग रहे हैं। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको लग रहे होंगे हाँ यहाँ तो चार के चारों सही है। फिर इसका सही उत्तर क्या होगा? जरा आप लोग बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कि क्या आपको क्या लगता है इसका सही विकल्प क्या होगा। फिर मैं आपको बताता हूं कैसे प्रश्नों को विकल्प को पकड़ते हैं। बताइए सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी साथी। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे। बताइए फटाफट अंदाज में। कमेंट करके जवाब दीजिएगा। वैसे मेरा काम ही है आपको पढ़ाना समझाना। देखिए यहां पर क्या होगा, एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया है। हम आज की व्याख्या भी करते हैं। यहां पे क्या होगा, सीखने के लिए उन्हें संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। जब हम जैसे हम कहानी पढ़ाते हैं, जैसे हम अगर कोई कहानी पढ़ा रहे हैं, कोई कविता पढ़ा रहे हैं, जैसे अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांध तने में उनकी रस्सी हम जहां चाहते वहां ले जाते। मतलब इस तरह की जो कहानी है आपकी, जो कविता, जैसे एक समय की बात है, एक खरगोश और कछुए में उनके लिए रेस का आयोजन किया गया। कछुआ और खरगोश की रेस शुरू होने थी, ढेर सारे लोग जमा थे और पूरे लोगों के बीच में बीचों बीच खरगोश और कछुए की रेस शुरू होती। मतलब कहानी में जो उतार चढ़ाव आता है तो बच्चा अपने आप को कहानी में महसूस करता है, कविताओं में महसूस करता है, और उसके साथ साथ उसके जो संदर्भगत वातावरण होते हैं उसमें सीखने का प्रयास करता है। उससे क्या क्या फायदा होता है? उससे कक्षा की विविधतापूर्ण मिलती है, बच्चों में भाषा कौशल का विकास होता है, बच्चों में पाठ को आनंद बनाया जाता है, बच्चों के लिए पाठ को आनंद बनाया जा सकता है। इसलिए हम सभी ने देखा कि जो कविता होती है, जो कहानी होती है, उसका उद्देश्य यहां पर क्या होगा? सी होगा। और इसकी पूर्ति जो होती है उसके तीन अन्य जो विकल्प हैं वो, इसलिए इस प्रश्न का जो सबसे सही, जो सबसे सटीक उत्तर होगा वो आपका सी है। क्या आप लोग को समझ में आ गया? अगर आप लोग इस वीडियो को पढ़ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हम इसी के साथ बढ़ते हैं एक और अगले सवाल की तरफ, एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपके सामने प्रश्न नंबर 7 कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? सभी है लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा होना चाहिए? अब आपको इसका जवाब देना चाहिए। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताइए। जितने भी लोग इस वीडियो को यहां पर देख रहे हैं सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। अब देखिए, अगर हम प्रश्न नंबर 7 की अगर हम बात करें तो यहां पर ज्यादातर लोगों ने जवाब भी दिए हैं। जी हाँ, यहां पर क्या होगा? क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, आकलन में सफलता प्राप्त करना, ये तो गलत हो गया। विज्ञान के आधारभूत संकल्पनाओं और धारणाओं को समझना। यहां पर अगर इस प्रश्न की हम बात करें कि प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण होते हैं, जो 1 से लेकर 5 तक के बच्चों के लिए होता है, जहां पर एनसीएफ 2005 में के हिसाब से जो आसपास पर्यावरण चलती है कक्षा 3 से लेकर 5 तक के बीच में, वह उसका उद्देश्य क्या होता है? सीखने वाले को प्राकृतिक, देखिए यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा एरर है क्योंकि फॉन्ट अलग अलग होते हैं, प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। अर्थात सवाल का जो सबसे सही उत्तर होगा वो आपका बी है। वैसे विज्ञान आधारभूत संकल्पना जोड़ना ये जूनियरी कक्षाओं के लिए हो सकता है। आकलन में सफलता प्राप्त, यहाँ पे तो एकदम गलत है। क्रियाकलाप संचालित करना, कौशलों का विकास करना, यह भी गलत है। मतलब यहाँ पे बी और डी में अगर देखा जाए तो सबसे सही उत्तर जो होगा वो आपका बी है। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? जितने भी लोग इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं, हम इसी के साथ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना, केवल इसे छोड़कर मूर्त से अमूर्त की तरफ, सरल से कठिन तरफ, स्थानीय से वैश्विक की तरफ, अमूर्त से मूर्त की तरफ। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे कमेंट सेक्शन में जाएंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे। अब मुझे देखना है इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर कौन देगा है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहां पर अगर देखा जाए कहीं ना कहीं चारों विकल्प सही है। इन चारों में से अगर आपको देखा जाए कि सामान्य उपागमों को किन्हें छोड़कर, एक बार आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मूर्त से अमूर्त की तरफ, जैसे जो बच्चा देखता है, जो बच्चा सीखता है, जो बच्चा पढ़ता है, यहां पे ये भी सही है।
सरल से कठिन सही, लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो ये डी कम सही है और सी ज्यादा सही है, लेकिन विकल्प के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे सी गलत है। क्योंकि हमने देखा है कि अगर प्रश्न नंबर हम 8 की बात करें, ठीक है, तो यहां पर अगर इस प्रश्न की अगर हम बात करें, यहां से प्रश्न जो आपके सामने दिया गया है, इसके हिसाब से सबसे सही उत्तर क्या होगा, डी, जो गलत होगा, लेकिन यही सही है। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम आसपास बच्चों के, उनके आसपास की दुनिया से बाहरी दुनिया को जोड़ना, तो क्या करना है, स्थानीय से वैश्विक को जोड़ना। ये तो सही हो गया, गलत था वही सही है, लेकिन अमूर्त से मूर्त की तरफ ले चलना, क्योंकि जो बच्चा जानता है नहीं उससे हम उसके ज्ञान की तरफ कैसे ले जा सकते हैं। लेकिन यह भी अगर देखा जाए तो यह भी कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षा में है, इसलिए यहां पर देखा जाए सबसे सही उत्तर जो होगा वो आपका सी होगा। डी भी सही है, सी, इन दोनों में अगर देखा जाए तो सी आपके ज्यादा अंक देने के लिए है। मेरी बात को समझने का प्रयास करिए, क्योंकि परीक्षा में सीटेट में ऐसे विकल्प आते हैं, अगर आपने ऑनलाइन मोड में परीक्षा दी होगी आपको भली भांति याद होगा, या अगर आपने पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं तो भी आपको याद होगा, या ऑफलाइन मोड में दिया होगा आपको पता होगा, ऐसे सवाल परीक्षा में आते हैं। मैं चारों के मतलब समझा देता हूं, अगर आप कमेंट करें कि तो मैं आपको चारों के मतलब भी समझा दे रहा हूं। जैसे मूर्त से अमूर्त की तरफ, जैसे अब बच्चा देख रहा है पंखा चल रहा है, अब उस बच्चे से खाली ये कहना है, बेटा ये बताओ पंखा कैसे चलता है, क्या सर बटन से चलता है, कोई कहेगा सर लाइन से चलता है, कोई कहेगा सर हाथ से होंकते हैं चलता है। तो अलग अलग तरह के बच्चे अलग अलग तरह से जवाब देते हैं, मैंने जो बच्चा देखा है उसी में जवाब देता है। सरल से कठिन की तरफ हमें उसे कोई चीज पढ़ाना होता है, हम क्या करते हैं उसे सरल से कठिन की तरफ पढ़ाते हैं, उसे परिभाषाएं नहीं रटाते हैं। स्थानीय से वैश्विक, स्थानीय से वैश्विक का मतलब यह है कि हम कहते हैं बेटा ये बताओ घर कैसे बनता है, तो बच्चा अपने आसपास जो देखता है उसी के आधार पर विवेचना करता है कि सर घर ऐसे बनता है, पहले गड्ढा खोदा जाता है, उसकी नींव भरी जाती है, उसमें ईंट लगते हैं, उसके बाद घर बड़ा बनता है, 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला, और इसी तरह अच्छा विदेशों में कैसे घर बनते होंगे, बच्चा ऐसे ही बनते हैं। माने स्थानीय से वैश्विक भी होगा, लेकिन अमूर्त से मूर्त क्या है, माने जो बच्चा देखा नहीं है उसकी कल्पना करना। जैसे हम उससे कह जाए अगर आपके पास 5 आम हो, मैं 3 आम और दे देता हूं तो आपके पास कितने आम हो जाएंगे, मैंने उसको आम दिया नहीं है, अमूर्त सोच रहा है वो, तो कहेगा सर 8 आम। तो ये जो होगा अमूर्त से मूर्त की तरफ। लेकिन यहां पे कह रहा है कि पर्यावरण के लिए अगर देखा जाए तो यहां पर क्या होगा, सी, जो गलत है वही आपका सही है। इसलिए हम इस यहां पे 2 विकल्प आपके सामने लग रहे होंगे जो सही और गलत की टैली कर रहे हैं। इसी के साथ हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपकी संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि सीटेट में पर्यावरण में आपको क्या आता है इससे ज्यादा उसकी व्याख्या माने रखती है। मैं बार बार कहना चाहूंगा। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। WWF इसका फुल फॉर्म क्या होगा, कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। WHO इसका फुल फॉर्म कमेंट करके जवाब दीजिएगा। पेटा इसका फुल फॉर्म कमेंट करके जवाब दीजिएगा। UN इसका फुल फॉर्म कमेंट करके जवाब दीजिएगा। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा, जी हां, प्रश्न नंबर 9 UN। सी, WWF क्या है इसका कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके जवाब दीजिएगा। सभी साथी जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो को, अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण की देखभाल करती है। WWF का फुल फॉर्म क्या होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगा। पेटा का क्या होगा, कमेंट जवाब आना चाहिए। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है। व्याख्यान द्वारा, क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा, समूह वार्तालाप के द्वारा, अध्ययन के द्वारा। सभी लोग जवाब देंगे। इसके बाद हम अगले दिन पढ़ेंगे अगले प्रश्न के साथ, लेकिन प्रश्न नंबर 10 तक आप सबके जवाब आ जाने चाहिए। पर्यावरण जागरूकता किसके द्वारा होता है। देखिए आप लोग को मैं बार बार कहूंगा, टेलीग्राम पर आप सभी दुर्गेश सर सर्च करिएगा। जब दुर्गेश सर सर्च करेंगे, ई लर्निंग विद दुर्गेश सर उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे सभी क्लास और नोट्स आप लोग को मिलती जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश है। और ऑनलाइन क्लास और नोट्स संबंध अगर कोई जानकारी चाहिए, इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। घर बैठे सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी क्लास आपके जनपद जौनपुर से लाइव चल रहे हैं। मेरे द्वारा सभी क्लास निःशुल्क, देश हित में, राष्ट्र हित में है। आज के लिए इतना ही। 10 प्रश्न पढ़ रहे हैं, कल से प्रश्न की संख्या बढ़ाएंगे। अगर आप लोग संख्या बढ़ाइए, सबको टाइम बता दीजिए। यहां पर देखिएगा, व्याख्यान द्वारा ये प्राथमिक के लिए है ही नहीं है। समूह वार्तालाप, अध्ययन के द्वारा, अध्ययन भी नहीं है। सी और बी में क्या होगा, तो यहां पर एकदम सही आप लोगों ने बताया है, क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा। मतलब जैसे आपने देखा होगा बच्चों का टूर जाता है, टूर क्यों लेके जाया जाता है, उसका यही है कि पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है। जैसे अगर हम बच्चों को बताना है घर कैसे बनता है, उसके लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या होगी, अगर कहीं पे घर बन रहा हो वहां पे बच्चों को लेकर दिखा दीजिए, क्योंकि जो बच्चा देखता है, जो बच्चा सुनता है, वही उसको सीखता है। और इसलिए बच्चों को दिखाना, बच्चों को सुनाना सबसे ज्यादा अहम और सबसे ज्यादा जरूरी होती है। जैसे आपने क्लास को पढ़ लिया, अगर आपने
एनसीईआरटी पढ़ लिया, सीटेट को पार कर जाएंगे। इसीलिए सीटेट की जो कुंजी है वो आपकी एनसीईआरटी है, और हमारी क्लास पूरी तरह से एनसीईआरटी पैटर्न पर ही रहती है, चाहे आपकी नोट्स हो चाहे आपकी क्लास हो। यहां तक किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे अगर आप कहते हो 5 सवाल और पढ़ा दूं तो एक दिन में 15 सवाल लेके चलते हैं। आगे चलते ग्रामीण नंबर के सवाल की तरफ। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन में कौन सा राज्य जुड़ा? तो आप ये जानते हैं चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी उस समय, जिस समय हुई थी उस समय उत्तर प्रदेश था, लेकिन अगर विकल्प में उत्तराखंड भी हो तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह है आपका उत्तराखंड। आज सवाल का जवाब क्या होगा? सी, माने इस विकल्प का जो प्रश्न है तो उसे हम क्या करेंगे? सी को लॉक करेंगे। अगला सवाल आपके सामने फिर से कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि नहीं अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो पूरा सवाल आपका गलत हो जाएगा। इसलिए मैं सबसे बार बार ये कहूंगा कि नहीं है वाले जो कॉन्सेप्ट है उसे पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ लीजिए। सभी लोग ध्यान से पढ़िए, अगर प्रश्न अगर पढ़ने में त्रुटि होगी उत्तर तो त्रुटिपूर्ण आएगा। शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना, विषय में रुचि का विकास करना, नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। तो प्रश्न नंबर 12 आपके लिए क्या होगा? क्या सही नहीं है? देखिए यहां पे देखेंगे शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता, योग्यता को बढ़ाना। जब कहानी कविता सुनाते हैं बच्चे के अंदर कल्पनाशील होता है, उसके अंदर सोचने की क्षमता का विकास होता है, सृजनात्मक बच्चा होता है। विषय में रुचि का विकास करना, बच्चों में क्या होती है? जो रुचि होती है उसका विकास हो। जैसे कभी के प्रश्न सीटेट का पूछा जा चुका है कि लंच के बाद अगर आप कविता पढ़ा रहे हैं बच्चों को, खाली इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि बच्चों में आप रुचि का विकास करना चाहते हैं ताकि पाठ के अंदर उसकी रुचि आए। नित्य एकरस विषय उसमें बदलाव, जैसे लगातार बच्चा पढ़ रहा है, उब गया है, ऐसा सीटेट क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अगर बच्चा उब रहा है तो क्या करेंगे? उसके लिए अगर बच्चा उब रहा है बार बार अगर पढ़ाते समय तो उसके लिए एकरस लाने के लिए, नित्य करने के लिए क्या करें? विषय वस्तु में बदलाव, ये भी सही है। आनंद और मजा, बच्चे मजा के लिए जाते हैं, खेल विधि है उसके लिए शिक्षण विधि है, लेकिन यहाँ पर ये मजा नहीं, इसलिए यहाँ पे गलत होगा। और जो गलत है वही आपका सही होगा, अर्थात सवाल का जो सबसे सही उत्तर होगा वो आपका चौथा होगा। कितने लोग को विकल्प समझ में? देखिए मैंने आपको पहले बताया सीटेट अगर आपको सिलेक्शन लेना है, सीटेट पार करना है तो प्रश्न और प्रश्न के विकल्प इन दोनों को पूरे ध्यान के साथ पढ़ना एकदम आसान होता है। सीटेट आपने सीटेट के अगर नोट्स पूरे पढ़ेंगे लेनी विद दुर्गेश के तो आपको सारे प्रश्न लग रहे होंगे हाँ यार ये तो यहां से हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला सवाल आपके सामने है कि पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बच्चों के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती? प्रश्न को पूरा पढ़िए, जब तक आप पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक इसके कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। यह शब्दावली परिभाषा पर अधिक बल देती है, यह भय और पूर्वाग्रह से मुक्त होने का मूल्य को बढ़ावा देती है। यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थी हेतु तो आवश्यक है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बल देती है। जी हाँ, मैंने पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चों के प्रति, सही जीवन के प्रति और सही विषय के प्रति सही होना। जैसे मेरी क्लास अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होना तय है और अच्छे स्कोर के साथ, मतलब यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है, ये भी सही है। यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों तो आवश्यक है, ये भी सही है। यह भय और पूर्वाग्रह से मुक्त होने को बल को बढ़ा देती है, ये भी सही है। यह शब्दावली परिभाषा जी नहीं, यह शब्दावली परिभाषा बल नहीं, इसलिए जो गलत है वही आपका सही है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए, जो गलत है वो सही है, क्योंकि याद करना, रटना, शब्दावली ये सब नहीं है। एनसीएफ दो किसके आधार पर आपके मन में आएगा? सर ये कहां मिलेगा? हमें एनसीएफ 2005 मिलेगा। कहां पे मिलेगा? एनसीएफ 2005 में। तो आप बताइए जो गलत है वही यहां पर सही है, क्योंकि पूछा निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं आपके साथ। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? जितने भी लोग देख रहे हैं यह सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है। एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पृष्ठ में चीजें जो हमें घेरती हैं। तो आप लोग बताइए फटाफट कमेंट करके 14 नंबर के सवाल का उत्तर क्या होगा। पर्यावरण, परिधर आवरण, माने पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना जो चारों तरफ घेरा, अर्थात इस सवाल का उत्तर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। जी हाँ, एकदम सही आपने बताया, चीजें जो हमको घेरती हैं। और उसके पर्यावरण के दो घटक हैं। ये क्या है? पर्यावरण के घटक, ये है पर्यावरण के घटक। लेकिन इस सवाल का जो उत्तर होगा वो है आपका सी, कि चीजें जो हमको घेरती है, माने परिधन आवरण, दो शब्दों से मिलकर बना है ना, परिधन आवरण, यही हो गया ना पर्यावरण।
मैंने जो चीजों हमको घेरती, इस हिसाब से प्रश्न का उत्तर क्या होगा सी। और अगर पूछेगा पर्यावरण कितने घटक हैं तो यहाँ पे इस प्रश्न के उत्तर क्या होंगे ए होगा। लेकिन अब कुछ लोग इसका उत्तर ए भी लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पर्यावरण की परिभाषा क्या है, ये दो घटकों से मिलकर बना है जो है जैविक और अजैविक घटक। लेकिन इस हिसाब से देखा जाए परिभाषा तो चीजें हमको घेरती हैं तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए परिधन आवरण। समझ में आया सबको? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब आपकी क्लास की टाइमिंग पता है, क्लास की टाइमिंग सौरभ सर आपको कमेंट करके बता देंगे और आप लोग डेली समय से क्लास में जुड़िएगा। इंस्टाग्राम पर इलेनी विद दुर्गेश, ट्विटर इलेनी विद दुर्गेश। पर्यावरण शिक्षा का महत्व है पर्यावरण के बारे में जानकारी या कुशलता विकसित करना, पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, पर्यावरण के संकट को पहचानना, पर्यावरण तकनीकी का विकास करना। प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। डेली क्लास इसी समय आपके लिए लाइव चलती है और मैं फिर से कहूंगा टेलीग्राम पर आप सब दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िएगा, जहां सभी क्लास नोट्स मिल जाएंगे। प्ले स्टोर से आज ही ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप इंस्टॉल करिएगा, आज ही। जी हाँ, यहाँ पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, पर्यावरण शिक्षा का महत्व क्या है, पर्यावरण तकनीकी विकास, पर्यावरण संकट को बचाना, पर्यावरण के बारे में जानकारी और कुशलता विकसित करना। यहाँ पर पर्यावरण शिक्षा का महत्व यही है कि पर्यावरण के बारे में जागरूक होना, उनकी जानकारी होना, कुशलता विकसित करना। जब ये चीजें हो जाएंगी तो आपको ये पता है प्रदूषण कैसे होता है, इसे कैसे रोकना है, पर्यावरण के संकट को कैसे पहचानना है, पर्यावरण विकास क्या, मतलब जब तक इसका महत्व नहीं पता होगा तब तक ये विकल्प नहीं होंगे। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। ये निःशुल्क क्लास मेरे द्वारा लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलते हैं। आज का आखिरी सवाल था। प्रतिदिन हम इसी समय आपके लिए लाइव होंगे और एनसीईआरटी के सभी नोट्स आपके लिए उपलब्ध हैं। आप चाहें तो घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं और ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पे एनसीईआरटी की 6 से लेकर 12 तक के सभी नोट्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध हैं। ये नोट्स ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी को मिलाकर बने। अगर आप भी ई लर्निंग विद दुर्गेश के एनसीईआरटी नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो आज ही ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और सारे नोट्स को पढ़कर खुद के भी अपना नोट्स बनाइए। आप सभी का थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं एक और अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत। हाँ, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, अपने मोबाइल में टाइम अलार्म लगा के रखिएगा। हाँ, चलते हैं। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी अब की बार टेट पार करने की तैयारी कर रहे हैं? चाहे कोई भी हो परीक्षा, अब टेट, सी टेट, रीट, MP टेट आदि सभी राज्यों की परीक्षा के सिलेबस के आधार पर हम आपके लिए लाए हैं सारे विषयों की महत्वपूर्ण नोट्स। स्टेट, NCERT और प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर डिजाइन किए गए हैं ताकि इस बार आपका सरकारी शिक्षक या शिक्षिका बनने का सपना साकार हो जाए। अब की बार टेट पार, सुपर टेट, KVS और रीट मेंस एग्जाम के नोट्स भी उपलब्ध हैं। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और PDF नोट्स भी अवेलेबल हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 63063 44367, 73551 79012 या 73988 83002 पर। एड्रेस जौनपुर